हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम एंड डूइंग वेल विथ योर ऑनलाइन स्टडी। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे विच इज इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। तो उसके 6 केसेस पे हमने बताए थे कि 6 पोजीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये देखेंगे कि इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहे हैं और किस नेचर के, किस साइज के इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं और उसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस। ओके, सो लास्ट क्लासेस में हम लोग 3 केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सो उसको एक क्विक सा रिविजन दे देते हैं। जैसे कि आपके लास्ट क्लासेस में 3 केसेस खत्म हुए थे। वेयर इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। सो फर्स्ट वन, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके, जब आपके इंफिनिटी में जो पोजीशन रहता था उस टाइम आपका इमेज कहाँ पर बनता था? इमेज आपका बनता था फोकस पर। ओके, देन उसके बाद साइज ऑफ द इमेज क्या होता था? हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट साइज का इमेज आपका बनता था। एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाई रियल? बिकॉज द रेज आर एक्चुअली मेट विथ ईच अदर। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज बियॉन्ड सी, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से लेकर थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखते हैं उस ऑब्जेक्ट को। देन आपका इमेज का पोजीशन कहाँ पर हो रहा है? बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, दैट मीन्स योर image size will be smaller than the object size. Nature of the image is as well as real and inverted. Then third point is at center of curvature. जब हम लोग center of curvature में ऑब्जेक्ट को रखते थे उस टाइम क्या होता था? Position of the image is at center of curvature. Size of the image is equal to the object size and nature of the image is also real and inverted. तो ये 3 केसेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज क्या करेंगे? आज और 3 केसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, so today is case 4. केस 4 क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पर लेके गए थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके गए थे और थोड़ा सा करीब लेके जाते हैं मिरर तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस केस में हम लोग देखते हैं कि आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। This is your concave mirror and one single straight line which is passes through the pole, that is your principal axis. This one is your principal axis. Okay, then your focus and this one is your center of कर्वेचर। हमेशा याद रखना ये चीज़ रे डायग्राम करने के टाइम में फोकस हमारा मिड पॉइंट होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं बिकॉज उस दिन हम लोग फॉर्मूला के रिलेशन से हम लोग ये चीज़ हम लोग प्रूव किए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसी चीज़ को हम लोग फोकस लेते हैं। ठीक है, तो पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। दैट मीन्स अगर पोल और फोकस के बीच में आपका डिस्टेंस हुआ 10 सेंटीमीटर, देन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी जो डिस्टेंस रहेगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से इतना तक का डिस्टेंस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद रखना कि फोकस आपका जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहता है। सॉरी, फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रहता है और पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस होता है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस उतना ही रहता है। देन अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं? ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मतलब कहीं मिडिल पॉइंट में, यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, दैट इज ए बी। ओके, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या बोले थे लास्ट क्लास में? इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग को 2 रेज चाहिए।
क्योंकि दो रे जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो इमेज फॉर्मेशन होंगे। ऐसे सारे रेज इंटरसेक्ट करते हैं, बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा दो रे कंसिडर करते हैं, और ऐसा दो रे कंसिडर करते हैं जो हम लोग को पता हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे किधर से पास होते हुए जाएंगे, उसी टाइप के रे हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं। तो एक रे हम लोग नॉर्मली यहाँ पर लेते हैं, एक रे पैरेलल है विच इज ए सी, यहाँ पर नेमिंग कर दो, ए सी इज द पैरेलल रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड सेकेंड रे हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक रे ऐसे लेते हैं जैसे कि वो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक। अगर हम लोग ऐसे करें, दिस वन इज द अनदर रे विच इज ए डी। ओके, ऐसे रे अगर इसको और थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ओके, तो ये नॉर्मल रे क्या हो जाएगा आपका, देखो फर्स्ट वाला रे हम लोग क्या किए, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रे को क्या करते हैं, ऐसा रे लेते हैं जो कि ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल के जा रहा है एंड रिफ्लेक्सिव सरफेस में जाके स्ट्राइक कर रहा है, मतलब इस तरह से। ओके, बट वो निकल रहा है ए ऑब्जेक्ट से ही, ये निकल रहा है ए बी ऑब्जेक्ट से ही ये रे निकल रहा है, बट हम लोग को ऐसा लगना चाहिए जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो निकल रहा है। तो अगर हम लोग ये चीज़ जानते हैं तो यहाँ पर रूल अप्लाई करते हैं, एक रे जो हुआ आपका ए सी रे क्या है आपका, पैरेलल है विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है देन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाता है, फोकस से होते हुए जाता है। तो ये वाला जो रे है ये जाएगा आपके फोकस से होते हुए, कौन सा इंसिडेंट रे, ए सी। ओके, जो फिर से और एक जो रे इंसिडेंट रे है विच वन इज ए डी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जा रहा है, ठीक है, हम लोग को वही लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक रे जा रहा है और आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जाके स्ट्राइक कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब एक रे पास करते हुए जाता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आपका स्ट्राइक करता है, दैट मीन्स उसका इंसिडेंट कैसा होता है, वो नॉर्मली इंसिडेंट करता है। अगर एक इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, ओके, एक इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है विद द नॉर्मल, दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज 0 एंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल इज ऑल्सो 0 एंड द रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सेम पाथ ऑफ द रे। ओके, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेम पाथ में हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगा, ओके, देन ये वाला जो रे है, ये वाला इंसिडेंट रे ए डी, ये क्या करेगा, सेम वही पाथ में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ आपका स्ट्रेट है। ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो निकल के आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस में स्ट्राइक कर रहा है। तो अलोंग विद द सेम पाथ, ओके, so here is the intersection point which is a dash, sorry, which is a dash and b dash। ओके, तो क्या हुआ, फिर से देख लो कि एक रे ऑफ लाइट क्या हुआ, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल इंसिडेंट होने से वो क्या होता है, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए आता है। देन सेकेंड थिंग, एक रे जो आपका निकल रहा है ए पॉइंट से आपके डी पॉइंट में जाके स्ट्राइक कर रहा है, हम लोग को यही लग रहा है कि वो जैसे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जा रहा है। अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है, दैट मीन्स वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो वो वही सेम पाथ में ही रिटर्न कर जाएगा। वही सेम पाथ में रिटर्न करते हुए ये दोनों रे एक जगह में इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के तीन चीज़ों के बारे में। इमेज फॉर्मेशन की तीन चीज़ें हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से इमेज का पोजीशन कहाँ हुआ, इमेज का साइज क्या हुआ और इमेज का नेचर क्या हुआ। ठीक है, तो पहले देखते हैं इमेज का पोजीशन। तो यहाँ पर इमेज का, अगर हम लोग इमेज के बारे में लिखें, इमेज का पोजीशन यहाँ पर कहाँ है, देखो सी से इधर है, दैट मीन्स बियॉन्ड सी। ओके, फर्स्ट इज द इमेज पोजीशन इज बियॉन्ड सी when the object is in between the center of curvature and the focus. Okay, then next is your nature. What is the nature of the image? It is real and inverted because the
rays are actually meet with each other, so it is a real image and as well as inverted image. So it is a real and inverted, okay, real and inverted image. And next thing, that is this image is your enlarged, okay, वो आपके ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा बड़ा है, दैट मीन्स इट इज एनलार्ज, और हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं एनलार्ज भी लिख सकते हैं, okay. So the three properties of the image, that is the position of the image which is beyond C, the nature of the image which is real and inverted, and the size of the image which is enlarged or magnified, okay. This is the case for when the object is in between the center of curvature and the focus, okay. Then हम लोग केस 5 की तरफ जाते हैं. केस 5 की तरफ मतलब, अब देखो, अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी रख चुके हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट और थोड़ा मूव करते हैं अपने मिरर के साइड, और थोड़ा मूव करते हैं, मतलब आप कौन सा पोजीशन में जाएंगे. अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस के पोजीशन में रख के देखते हैं कि आपका इमेज कहाँ पर बनता है. ओके, द केस 5, ओके, केस 5 इज ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. तो इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, विच इज ए concave mirror. This one is a concave mirror. Then draw the principal axis, then naming it, that is your pole, it is your focus, it is your center of curvature, okay. The object is placed at the focus, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रहेगा, फोकस के केस में रहेगा, ए बी, ओके. यहाँ पर भी सेम वही दो रे ऑफ लाइट लेते हैं, एक होगा आपका पैरेलल होगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और एक निकलेगा इस तरह से जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलते हुए यहाँ पर आके इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है. तो ये हो गया आपका ए सी ए डी, इसको नेमिंग कर देते हैं, ए सी एंड ए डी इज योर इंसिडेंट ray. AC is the parallel with the principal axis and AD is normal with the reflecting surface of the concave mirror. Normal क्यों हुआ? Because ये हमें लग रहा है कि जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये रे निकल के आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जाकर स्ट्राइक कर रहा है, इसीलिए इसको नॉर्मल बोल रहे हैं. एंड AD इज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो यहाँ पर वही सेम रूल अप्लाई होता है कि जब आपका इंसिडेंट रे पैरेलल होता है तो वो किधर से होते हुए जाता है, फोकस से, एंड जब आपका एक इंसिडेंट रे नॉर्मल होता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ तो वो किधर जाता है, वो आपका सेम पाथ में ही रिफ्लेक्ट करता है. तो इधर वो सेम पाथ में ही रिफ्लेक्ट करेगा, एंड ये किधर रिफ्लेक्ट करेगा, आपके फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, लाइक दिस, ओके. तो ये तो ऐसे आपके पैरेलल हो गए आपके दो रे, मतलब ये जो दो रे हैं कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ओके, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, क्योंकि अभी ये दो रे पैरेलल हो के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दो रे मिलेंगे. तो यही कंसीडर करते हैं कि ये दो रे आपके इन्फिनिटी में मिल रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि ये दो रे आपके इन्फिनिटी में मिल रहे हैं जहाँ पर ये लोग अपना इमेज फॉर्मेशन करेंगे. बिकॉज दो रे इधर तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, इधर कहीं नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो ऐसे ही दो रे पैरेलल होते हुए जाएंगे, पैरेलल होते हुए जाके यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इन्फिनिटी में इमेज फॉर्मेशन करेंगे. तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस में रह रहा है उस टाइम आपका इमेज का जो नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का जो पोजीशन बन रहा है वो हो जा रहा है आपका इन्फिनिटी पर, ओके. व्हाट इज द इमेज पोजीशन, इट इज एट इन्फिनिटी. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ओके. ऑब्वियसली ये दोनों रे एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, एक्चुअली मीट करेंगे, दैट मीन्स इट इज ए रियल इमेज. एंड ओबियसली ये नीचे की तरफ फॉर्म होगा, दैट मीन्स उल्टा फॉर्म होगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ओके. इट इज ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. एंड ये जो इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पर वो कितने दूर में जाके फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स वो जो इमेज होगा वो बहुत ही लार्ज होगा. दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज
highly magnified. Okay, so the image is at infinity, image nature is real and inverted, and image size is highly magnified when the object is at your focus. ओके जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तब आपका इमेज रहेगा इन्फिनिटी पर, उसका नेचर वही सेम रहेगा विच इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड. ओके दिस वन इज योर केस 5 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. ठीक है, तो अच्छे से देख लो इस चीज को. देन फिर हम लोग केस 6 की तरफ जाते हैं. अब देख लो यहीं पर कि आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिए ऑलरेडी. तो अब केस 6 में क्या करेंगे, फिर से और थोड़ा मिरर की साइड में लेते हैं, और थोड़ा मिरर की साइड में लेंगे मतलब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को अब लाते हैं. फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को लाएंगे तब इमेज का पोजीशन आपका कहाँ बनेगा. ऑब्जेक्ट in between pole and focus. Okay, object is in between your pole and focus. Then draw it. This one is your concave mirror. Okay, this one is your principal axis, that is pole. This is your focus. This is your सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं दैट इज ए बी. ओके, पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें दैट इज ए बी. यहाँ से भी सेम वैसे ही आपके एक रे लेके जाते हैं विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड ये वाला जो केस हो जाएगा ये वही सेम केस होगा दैट इज normal to the reflecting surface. It is AC, it is AD. Okay, this one is AC. अगर इस अच्छे से थोड़ा नेमिंग कर देते हैं A. Okay, AC and AD is your incident ray. तो AC और AD हो गए आपके इंसिडेंट रे. तो इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर होंगे, ये पैरेलल है मतलब ये फोकस से होते हुए आएगा, और ये जो है ये आपका नॉर्मल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, तो ये आपके सेम पाथ में ही रिटर्न करेगा. सेम पाथ में रिटर्न करेगा मतलब ये इधर जा रहा है मतलब ये इधर आएगा आपका रिफ्लेक्टिंग, और ये जो है ये आपका फोकस से होते हुए आएगा. ओके, तो ये हो गया क्या आपका, जब आपका एक इंसिडेंट रे पैरेलल होता है तो वो फोकस से होते हुए जा रहा है, एंड जब आपका एक इंसिडेंट रे वो नॉर्मल है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ दैट मीन्स वो अलोंग सेम पाथ में ही अपना रिटर्न करेगा. अपने सेम पाथ में रिटर्न करके ये भी उसी तरह आगे ही बढ़ते जाएंगे, बट इनके केस में ये दोनों कोई भी पोजीशन में मीट नहीं करेंगे. इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, वही प्लेन मिरर वाले केसेस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं. जैसे कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दो जो रिफ्लेक्टेड रे है उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं. ओके, दिस वन इज ए डैश बी डैश. तो जो दो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं आपके मिलेंगे नहीं. जब आपके ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रख देंगे वो जो दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे वो कहीं भी मीट नहीं करेंगे. इसी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा, वो जो दो रे हैं वो दोनों रे को यहाँ पर क्या करना पड़ा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना पड़ा. बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने के बाद वहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर जब आपके रे इंटरसेक्ट करते हैं जो इमेज फॉर्मेशन होता है वही होता है इस ऑब्जेक्ट का इमेज. जो यहाँ से अगर एक इंसान यहाँ पर है तो वो इंसान उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है. तो वो इमेज का नेचर क्या हो गया, पहले तो हम लोग इमेज का पोजीशन देखते हैं. इमेज का पोजीशन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बिहाइंड द मिरर. ओके, अगर हम लोग इमेज का पोजीशन लिखना चाहें विच इज बिहाइंड द मिरर फर्स्ट पॉइंट,
which is the position of the image. And second thing, it is what, real or virtual? Obviously it is virtual because the rays are actually not meet. Okay, they are only appears to meet with each other, so it is a virtual image. इट इज ए वर्चुअल इमेज. ओब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे कि इरेक्ट बोलेंगे? ओब्वियसली इसे इरेक्ट बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इसका इस इमेज का डायरेक्ट सीधा इमेज फॉर्मेशन हुआ है. दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द साइज? ऑब्वियसली इट इज मैग्निफाइड. ओके, so 3 points are there. When the object is in between the pole and the focus, the image is behind the mirror and virtual and erect and magnified. Okay, इस केसेस का एक एप्लीकेशन जैसे कि आप लोग नॉर्मली होता है कि डेंटिस्ट वगैरह लोग क्या करते हैं, हमेशा कनकेव मिरर को यूज करते हैं. तो एग्जामिनिंग समथिंग, जैसे कि डेंटिस्ट वगैरह लोग कुछ चेक करने के लिए, हमारे टीथ वगैरह को चेक करने के लिए वो लोग हमेशा एक मिरर का यूज करते हैं. तो वो लोग डेंटिस्ट हमेशा क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं. कनकेव मिरर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब कनकेव मिरर का वो लोग यूज करते हैं, जब वो लोग ऑब्जेक्ट को अपने पोल और फोकस के बीच में रखते हैं. ओके, जब एक मिरर को, जब एक कनकेव मिरर वो लोग पकड़े रहते हैं और कनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में हो, तो आपका कैसा इमेज फॉर्म होता है? एक वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक मैग्नीफाइड इमेज जरूर वहाँ पर फॉर्म होता है, जैसे कि आप लोग को डेंटिस्ट लोग को चाहिए होता है. क्योंकि डेंटिस्ट लोग को भी वो सब टेस्ट करने के लिए, वो सब चीज़ों को देखने के लिए उन्हें एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए. अगर वो मैग्नीफाइड इमेज तो होगा, अगर ये नहीं होगा कि वो मतलब ये बोलेंगे कि वो इरेक्ट नहीं होगा, उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, तो उन लोग ठीक से टेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये वाले केसेस वो लोग अप्लाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे पोल एंड फोकस के बीच में. वो लोग एक डिस्टेंस तय करते हैं कि किस बीच में, किस तरह से हम लोग को मिरर को लेके जाना है ऑब्जेक्ट के पास, जैसे कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहे मिरर का, जिससे कि हम लोग को एक मैग्नीफाइड और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखे और हम लोग उस चीज़ को ठीक से टेस्ट कर पाए और देख पाए उस चीज़ों को. तो डेंटिस्ट लोग मोस्टली ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. ओके, तो आपके सारे केसेस इसमें खत्म हो गए हैं. ये था आपका केस 6. ओके, दिस वन इज योर केस 6. तो सारे केसेस इसमें खत्म हो गए हैं. तो और एक बार इस सारे केसेस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पर पोजीशन इमेज का बन रहा है, जब आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन में रह रहा है, और उनके नेचर सबको और एक बार रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, देन इस चीज़ को एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से पोजीशन ऑब्जेक्ट के और कौन से पोजीशन है इमेज की. ओके, सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, योर इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस. Size of the image is highly diminished, which is point size, and nature of the image is real and inverted. Then the second point, which is beyond C, and the image position is between focus and the center of curvature. It is diminished, that smaller than the object size, and real and inverted. Then at center of curvature, your position of the image is at center of curvature. ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रहेगा, दैट मीन्स आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रहेगा. अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा? वही 20 सेंटीमीटर ही होगा. देन वो बनेगा आपका इक्वल साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड. बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, देन वो इमेज बनेगा आपका बियॉन्ड सी, एंड इट इज एनलार्ज्ड, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, अगर हम लोग ये चीज़ रखते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर इमेज का पोजीशन को हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग फोकस के ऊपर रखते हैं, देन आपके पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पर. देन साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइड, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, उसके बाद 6 नंबर, विद इन फोकस, दैट मीन्स पोल्स और फोकस के बीच में. देन पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर एंड
एंड एनलार्ज्ड विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो कनकेव मिरर के केसेस आप लोग पढ़े, जो 6 केसेस आप लोग पढ़े, उसमें सारे नेचर वही सेम है विच इज रियल एंड इन्वर्टेड, बट एक नेचर आपका डिफरेंट आया। कब डिफरेंट आया? जब आप लोग विद इन फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखते हो, तब आपका इमेज का पोजीशन आता है बिहाइंड द मिरर विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है विद द रे डायग्राम। रे डायग्राम के साथ आपका ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, इस चीज़ों को बहुत याद रखना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उस चीज़ों में ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। तो इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से याद रखना। इसको रे डायग्राम के साथ आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बस इसको आप लोग प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, विच इज़ द यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में हम लोग कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं, एंड कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के कैसे कैसे डिफरेंट यूजेस एंड एप्लीकेशंस होते हैं इस इंडस्ट्री वगैरह में, हमारे दुनिया में कैसे डिफरेंट डिफरेंट उनके यूज किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इतना तक कवर करो। अगर कुछ भी डाउट है रे डायग्राम को लेके, इन 6 केसेस के रे डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके देन, ठीक है, थैंक यू।